बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी की लास्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। आपने बायोलॉजी की एप्लीकेशन अब तक किस किस चीज़ों में देखी है? आपने मेडिसिन की फील्ड में देखी बायोलॉजी की एप्लीकेशन, फिर आपने एनवायरनमेंट के हवाले से बायोलॉजी की एप्लीकेशंस देखी, फिर आपने जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के एतबार से आपने एप्लीकेशंस देखी। ह्यूमन वेलफेयर तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो उसमें हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स आया, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आया और हमारे पास जो चल रहा था वो था क्लोनिंग। तो हम क्लोनिंग की बात कर रहे थे, तो क्लोनिंग पर आ जाते हैं हम डायरेक्ट। क्लोनिंग मैंने आपको कल बताया था थोड़ा सा क्लोनिंग के बारे में कि क्लोनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ की कॉपी तैयार करना। ठीक है, फोटो कॉपी, अगर आप एक ही चीज़, आपके पास एक चीज़ मौजूद है और आप उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बना लें, इसको आप क्लोनिंग कहते हैं। लेकिन आप जो कॉपी तैयार करते हैं वो तो आप तकरीबन हर फील्ड के अंदर कर रहे हो, तो आप फोटो कॉपी मशीन के जरिए भी तो एक फोटो कॉपी तैयार कर सकते हो, एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हो। तो क्लोनिंग फिर जो है हम बायोलॉजिकल टर्म्स पर स्पेसिफिक कर देते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की अगर आप कॉपी तैयार करें, सेल की आप कॉपी तैयार करें, टिश्यू की आप कॉपी तैयार करें, किसी पूरे ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल एक एग्जैक्ट कॉपी बना दें, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग आप समझ लें, क्लोनिंग है तो फोटो कॉपी, लेकिन सिर्फ बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ये जो फोटो कॉपी मशीन के जरिए अपने नोट्स की कॉपी करा लेते हैं, उसको आप क्लोन कह सकते हैं, लेकिन उसको हम फोटो कॉपी कहते हैं। क्लोनिंग हमने बायोलॉजी के लिए स्पेसिफाई किया है। तो क्लोनिंग क्या है जी? क्लोनिंग एक तरीकेकार है, मेथड है, जिसके जरिए आप जेनेटिक मटेरियल हो, जैसे कि क्रोमोसोम्स, डीएनए, या उससे बड़ा ले लें सेल हो, या उससे बड़ा ले लें टिश्यूज हो, या उससे बड़ा ले लें ऑर्गेनिज्म। इनकी अगर आप एक एग्जैक्ट कॉपी बना लें, आप इनकी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लें, तो उस मेथड को आप कहते हो क्लोनिंग। और जो कॉपी तैयार होती है उसको आप कहते हो क्लोन। यानी कि अगर मैं ह्यूमन हूँ, मेरा नाम उमैर है, अगर मैं अपनी एग्जैक्ट एक और इंसान बना दूँ और वो बिल्कुल उमैर जैसा दिख रहा हो, बिल्कुल मेरे जैसे बाल, आँख, नाक, कान, तो ये कहलाएगी क्लोनिंग। और वो जो नया उमैर तैयार हुआ है तो वो कहलाएगा क्लोन। क्लोनिंग दो तरह की होती है, एक कहलाती है नेचुरल क्लोनिंग और एक कहलाती है आर्टिफिशियल क्लोनिंग। नेचुरल क्लोनिंग कहते हैं आप कुदरती तौर पर अगर आप फोटो कॉपी तैयार करें, यानी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, नेचुरली होता है, वो कुदरती तौर पे होता है, उसको आप कहते हो नेचुरल। और आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या होता है? अगर आप लेबोरेटरी के अंदर एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर रहे हैं, आप लेबोरेटरी में एक सेल लें और उस एक सेल की बिल्कुल उसी जैसी एक और सेल अगर आपने तैयार कर लिया, तो ये कहलाएगी आर्टिफिशियल क्लोनिंग। तो पहले जरा नेचुरल क्लोनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा नेचुरल क्लोनिंग जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हो रहा है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 9th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है एसेक्सुअल और एक कहलाती है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ये है कि दो गैमेट्स होते हैं, एक कहलाता है मेल गैमेट्स, एक कहलाता है फीमेल गैमेट्स। ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट बन जाता है, और फिर जाइगोट डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए, बन जाए, लेकिन उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो, यानी बगैर गैमेट्स के एक नया औलाद या एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करना कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बहुत सारे तरीके होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि ये मैं आपको तीन दिखा रहा हूँ। एक कहलाता है बाइनरी फिशन, एक कहलाता है बडिंग और एक कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। इन तीनों को मैंने कहा है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, यानी इन तीनों में आप ये देखेंगे कि एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होगा और मेल फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। बाइनरी फिशन क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को तोड़कर दो ऑर्गेनिज्म बना ले, बाइनरी बाय का मतलब दो होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को तोड़े और दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको आप कहते हो बाइनरी फिशन। ये आपके सामने जो बाइनरी फिशन में डायग्राम बनी हुई है, ये प्लेनेरिया होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम का। ये प्लेनेरिया की क्वालिटी ये होती है कि अपनी ये बॉडी को थोड़ा सा स्क्रैच करता है, लंबा करता है, और फिर इसकी बॉडी टूट जाती है, और जहाँ से टूटती है वहां पे फिर एक नया हेड बन जाता है, एक नया सर बन जाता है, और यूं आप देखें नीचे दो प्लेनेरिया बनता है। अब ये क्या हुआ, ये आपके पास एक प्लेन एरिया था और उस एक प्लेन एरिया से एक नया प्लेन एरिया बन गया और कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और होता है, उसको आप कहते हो बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ये हाइड्रा कहलाता है,
फाइलम ये पानी में पाया जाता है, फाइलम निडेरिया का है। हाइड्रा की क्वालिटी, हाइड्रा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग के जरिए। बडिंग वर्ड निकला हुआ है बड से, और बड कहते हो आप कली। बडिंग में होता क्या है कि हाइड्रा की बॉडी में एक छोटी सी आउटग्रोथ या एक छोटी सी कली बन जाती है। ये देखें, ये एक छोटी सी बड बन जाती है, कली बन जाती है। आप कह लें फोड़ा हो गया, दाना हो गया। अब ये जो फोड़ा दाना है, ये जो बड है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, ग्रोथ करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है, पूरा एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है। जैसे ये पूरा डेवलप हो जाता है तो फिर ये बड या ये कली या ये दाना अपने पेरेंट की बॉडी से अलहदा हो जाता है। और अब आप देखें, ये पेरेंट है और ये वो बड थी, एक ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसमें भी आप देखें, बडिंग के अंदर के एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए और कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। इसको आप कहोगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तीसरी टाइप जो मैं आपको बताऊंगा वो है फ्रेगमेंटेशन। ये भी एसेक्सुअल है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट कहते हैं हिस्से को, टुकड़े को। जैसे कि ये स्टारफिश अपना एक आर्म या एक हिस्सा तोड़ देती है, एक आर्म तोड़ देती है। स्टारफिश के अंदर रीजनरेशन की बहुत ज्यादा पावर होती है। रीजनरेशन कहते हैं अगर कोई चीज दोबारा बन जाए। जैसे आप हमारे अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारी खाल हट जाती है, खाल गायब हो गई, थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद दोबारा खाल बन जाती है। इसको आप कहते हो रीजनरेशन, दोबारा आ जाना। आप छिपकली को मारते हो, अक्सर लिजर्ड को, आप देखते हो उसकी दूम कट जाती है। वो दूम कटती नहीं है, वो खुद जानबूझ के तोड़ के फेंक देती है डराने के लिए। अब वो जो दूम उसकी कट गई, 2-3 दिन बाद उसकी दूम दोबारा बन जाती है। इसको कहते हो आप रीजनरेशन, दोबारा बन जाना। कुछ ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन बहुत ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। हम में बहुत कम है। हमारी खाल उखड़ेगी तो खाल दोबारा बन जाएगी, लेकिन अगर मेरी उंगली कट जाएगी तो दोबारा उंगली नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे अंदर रीजनरेशन की सलाहियत कम होती है। लेकिन ये जो स्टार फिश होता है, ये जो प्लेनेरिया होता है, इनकी रीजनरेशन की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। ये प्लेनेरिया है, अगर आप इसकी बॉडी के 10 टुकड़े कर दें, वो 10 के 10 टुकड़ों से ये दोबारा अपने आप को बना लेगा और 10 प्लेनेरिया बन जाएंगे। इतनी पावर होती है इसकी रीजनरेशन। यही मामला स्टारफिश के साथ है। अगर आप स्टारफिश के एक हाथ को काट देंगे तो अब क्या होगा, स्टारफिश अपना वो हाथ दोबारा रीजनरेट कर लेगा, ये बन गया। और वो जो हाथ का टुकड़ा कटा है ना, उससे भी एक नया स्टारफिश बना लेगा, उससे भी अपनी वो बाकी 4 आर्म्स बनाकर अपने स्टारफिश को एक और पूरा स्टारफिश बन जाएगा। इसका आप रीजनरेशन कहते हैं। और ये तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है तो हम इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें भी देखें आप, 2 स्टारफिश बन गई और कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बगैर गैमेट के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देना। अच्छा, अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गौर से देखें, इट इज क्लोनिंग। ये क्लोनिंग है। क्योंकि क्लोनिंग किसे कहते हो आप, अगर आप एग्जैक्ट कॉपी बना लो पूरे ऑर्गेनिज्म की या सेल की या टिश्यू की, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस प्लेनेरिया ने अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना ली, इस हाइड्रा ने अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना ली, इस स्टारफिश ने अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना ली। यानी एक ऑर्गेनिज्म है और उसने अपनी एक और एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर ली। तो यूं हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नेचुरल क्लोनिंग। क्योंकि नेचुरल यूं कह रहे हैं क्योंकि ये कुदरती तौर पे हो रहा है, इनके अंदर कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया मैंने, कोई डोज तो नहीं दी है, कुदरती तौर पे कर रहे थे, नेचुरल प्रोसेस है इनका। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसको आप नेचुरल क्लोनिंग कहते हो। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल पेरेंट की तरह का होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट। तो क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी तैयार हुई है, दैट मींस कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नेचुरल क्लोनिंग। अच्छा, अब मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेचुरल क्लोनिंग कह रहा हूँ, लेकिन मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेचुरल क्लोनिंग नहीं कह रहा, क्योंकि वो होती भी नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स होते हैं, मेल फीमेल, और वो मिलते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना, वो ना माँ की ना बाप की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसको आप कहते हो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। मिसाल के तौर पे मैं अपने माँ बाप से पैदा हुआ हूँ, लेकिन ना मैं अपनी पूरे माँ में मिलता हूँ ना मैं अपने बाप में मिलता हूँ, तो मैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी हुआ, मैं उनसे डिफरेंट। हाँ, मैं रिप्रोड्यूस हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन या मैं कह लें आप मैं अपने माँ बाप से बना हूँ, लेकिन क्या मैं अपने माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी हूँ? नहीं। तो इसको हम नेचुरल, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम नेचुरल क्लोनिंग नहीं कह सकते, क्योंकि क्लोनिंग में एग्जैक्ट कॉपी तैयार होना जरूरी है। थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, कॉपी आप कर लो, लेकिन अगर थोड़ी सी चेंज हो गई, दैट इज नॉट क्लोनिंग, ये क्लोनिंग नहीं है। तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लोनिंग कहता हूँ। क्यों?
क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है। लेकिन मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लोनिंग नहीं कहता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। एक तो पहली बात, हम नेचुरल क्लोनिंग की बात कर रहे हैं। नेचुरल क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचुरल क्लोनिंग होता है, एक बात। दूसरी बात, आइडेंटिकल ट्विंस या ट्रिपलेट्स भी जो है वो नेचुरल क्लोनिंग होती है। अब ये क्या चीज होती है, अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको आप कहते हो ट्विंस। और किसी के 3-3 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, उनको आप कहते हो ट्रिपलेट। ठीक है, तो 2 अगर पैदा हो रहे हैं तो ट्विंस हैं, 3 पैदा हो रहे हैं तो ट्रिपलेट। अब आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं? ट्विंस भी 2 किस्म के होते हैं, एक आइडेंटिकल होते हैं, एक नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कौन से होते हैं? वो ऐसे जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होते हैं, बिल्कुल एक जैसी कॉपी होते हैं। मेरे बड़े भाई की जो 2 बच्चे हैं शुरू के, वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो भी क्लोनिंग है, नेचुरल क्लोनिंग है, क्योंकि वो एक दूसरे की फोटो कॉपी है। पहले एक सेल है, एक सेल से दूसरा सेल बना हुआ, दोनों ने एक दूसरे की। तो आप वो देखें आप यहाँ पर, यहाँ से जो पैदा हो रहे हैं 2 बच्चे, वो दोनों एक दूसरे की फोटो कॉपी है, एक दूसरे के बिल्कुल लुक अलाइक है। तो आइडेंटिकल ट्विंस को या आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स को आप नेचुरल क्लोनिंग भी कह दोगे, क्योंकि वो दोनों या वो तीनों एक दूसरे की फोटो कॉपी है। इसी तरीके से रीजनरेशन, जो मैंने अभी आपको स्टार फिश में बताया था कि उसका टुकड़ा कट जाएगा और वो उस टुकड़े से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और उसका जो टुकड़ा मिसिंग था वो अपना मिसिंग टुकड़ा वापस रीजनरेट कर लेगा। इस प्रोसेस को आप कहते हो रीजनरेशन। और रीजनरेशन में भी यही देख रहा हूँ मैं कि 1 से 2 ऑर्गेनिज्म हो गए और दोनों एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे के, लिहाजा ये भी नेचुरल क्लोनिंग हो जाता है। ट्यूमर्स जो होते हैं, यानी कि वो कैंसेरियस सेल्स जो होते हैं, वो भी नेचुरल क्लोनिंग होता है, क्योंकि वो एक सेल होता है वो अपने ही जैसी दूसरी कॉपी बना रहा होता है, तो वो भी नेचुरल क्लोनिंग हो गई कैंसर सेल्स में जो होते हैं। इसी तरीके से आपके जो सेल डिवीजन हो रहा होता है, माइटोसिस, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी का एक सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है और 2 सेल्स बन जाते हैं, आप उसको भी नेचुरल क्लोनिंग कहोगे, क्योंकि उसके अंदर भी जो 2 सेल्स बने हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है उनमें, तो वो भी क्या हो जाएंगे, नेचुरल क्लोनिंग। तो ये सारे नेचुरल क्लोनिंग है। अगर आप देखें कुदरती तौर पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, तो आप कहोगे इसको नेचुरल क्लोनिंग। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि नेचुरल क्लोनिंग जो होती है वो कुदरती तौर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेचुरल क्लोनिंग होती है कुदरती तौर पे प्लांट्स और एनिमल्स में हो रही होती है। तो एक बात यहाँ ध्यान में रखिएगा कि मैं, इंसान, पौधे, हम क्लोनिंग कर रहे हैं, ये नहीं हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं क्लोनिंग। हमारे अंदर नेचुरल क्लोनिंग हो रही है, हमारे सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है वो नेचुरल क्लोनिंग है। अगर किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो नेचुरल क्लोनिंग है, अगर किसी का जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो नेचुरल क्लोनिंग है। अगर प्लांट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो नेचुरल क्लोनिंग है। ट्यूमर्स जो होते हैं वो नेचुरल क्लोनिंग होते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो बात को बताए हैं मैंने, ये सारे कुदरती हैं, इंसानी जिस्मों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में हो रहे हैं। तो दैट मीन्स के जी नेचुरल क्लोनिंग जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स में कुदरती तौर पर होती है। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग की तरफ। आर्टिफिशियल क्लोनिंग होता है जी कि अगर आप किसी भी जेनेटिक मटेरियल या सेल टिश्यू वगैरह को एग्जैक्ट कॉपी तैयार करें, लेकिन इन द लेबोरेटरी, कुदरती तौर पे नहीं हो रही वो जिस्म के अंदर, बल्कि हम लेबोरेटरी में रख के इसको तैयार करें, इसको आप कहते हो नेचुरल आर्टिफिशियल क्लोनिंग। आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है, अब तक आप जेनेटिक मटेरियल पे तो बहुत कर रहे हो, जेनेटिक मटेरियल्स पे तो इंतहाई दर्जे की आर्टिफिशियल क्लोनिंग हो रही है। कैसे होती है जी? बहुत तरीकेकार है जेनेटिक्स के अंदर। मैंने आपको बताया था कि शायद हाँ आप ही लोगों ने बताया था ना कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हो गया कि उसके जीन के अंदर, उसके जो डीएनए, उस डीएनए का थोड़ा सा सेगमेंट खराब है। अब वो क्या करते हैं जी, उस सेगमेंट को हटा देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। डायग्राम दिखा दूं अगर मैं एग्जैक्ट, ये वाली। तो अगर ये कलर ब्लाइंडनेस वाले शख्स का डीएनए है, इसका मतलब है इसके जो डीएनए उसका एक छोटा सा टुकड़ा खराब है, इस वजह से उसको कलर ब्लाइंडनेस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं जी, वो टुकड़ा काट देते हैं और उसकी जगह एक हेल्दी सही डीएनए का टुकड़ा लगा देते हैं, बच्चा बंदा सही हो जाता है, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। अब ये जो आपने दूसरा टुकड़ा, जो सही टुकड़ा ला के लगाया है, ये कहाँ से लाए हो? ये जो आपने उसका टुकड़ा हटा दिया खराब वाला, और जो आप टुकड़ा लगा रहे हो, ये कहाँ से लाए हो? अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में से निकाल के लाए हो तो वहां मिसिंग नहीं हो जाएगा, वहां गायब हो जाएगा बेचारा, वो फंस गया। ये हमने क्लोन किया हुआ है, हमने डीएनए ले लिया और उसकी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर ली है, ये क्लोन हुआ हुआ डीएनए। ये हमने एक डीएनए की
फोटोकॉपी तैयार की हुई है, ये किसी इंसान से नहीं लिया उसके सेल से, बल्कि उसके सेल से हमने क्लोन डीएनए निकाला, उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर दी और फिर ये लगाया। तो ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग हो गई ना, क्योंकि इसमें आपने जेनेटिक मटेरियल को लुक अलाइक बनाया, तो उसकी एक फोटोकॉपी तैयार की। ये हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग कर रहे हैं। इसके जरिए हम बहुत सारी जेनेटिक बीमारी हैं उनका इलाज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल क्लोनिंग। जेनेटिक मटेरियल के अंदर आर्टिफिशियल क्लोनिंग यहाँ हो रही है। और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो इंसुलिन आप क्लोनिंग के जरिए बना रहे हो। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, पैंक्रियास खारिज करता है, ये हार्मोन होता है। और इसका काम ये होता है कि हमारे खून में अगर शुगर ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन शुगर को तोड़कर शुगर कम कर देता है। जैसे कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, अगर मैं मिठाई खाऊंगा तो मेरे खून के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर पैंक्रियास इंसुलिन खारिज करेगा और इंसुलिन फिर मेरे ब्लड में जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है उनको तोड़ देगा, ताकि मेरे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल हो जाए। लेकिन एक शख्स अगर डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटिक मेलाइटिस बीमारी क्या होती है? इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, पैंक्रियास इंसुलिन बनाना कम कर देता है या खत्म कर देता है। अब उसमें क्या होगा कि अगर डायबिटिक पेशेंट मिठाई खाएगा तो उसके खून के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाएगी और उस ज़्यादा को कम करने के लिए इंसुलिन नहीं है। इसलिए जब आप उसके ब्लड को टेस्ट करोगे तो आपको शुगर का लेवल ज़्यादा मिलेगा, 300 400 वगैरह। अब इसका इलाज क्या किया जाता है? बाज़ तो टैबलेट्स से दिया जाता है, लेकिन अगर 300 400 लेवल हो रहा होता है शुगर का तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इंसुलिन जो पैंक्रियास पैदा कर रहा है ना, बना रहा है आपके जिस्म के अंदर, उस इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब वो इंजेक्शन लगा के क्या किया कि जी ब्लड के अंदर इंसुलिन डाल दिया। अब उस इंसुलिन ने ब्लड के अंदर शुगर कम कर दी और शुगर लेवल नॉर्मल आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंसुलिन कहाँ से आई? ये जो हम इंजेक्शन के अंदर इंसुलिन लगा रहे हैं, ये इंसुलिन आई कहाँ से? इंसुलिन तो इंसान के जिस्म के अंदर बन रहा है, पैंक्रियास के अंदर बन रहा है। तो क्या किसी इंसान को काट के उसके पैंक्रियास में से इंसुलिन निकाला गया है? ये जो हमारे यहाँ दवाइयाँ मार्केट में इंसुलिन मिल रहा है, कहाँ से आ रही है? ये वही इंसुलिन है जो पैंक्रियास बना रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये आप क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम आपके सामने कैसे किया जाता है? ये एक ह्यूमन का पैंक्रियास का सेल है और ये उसका डीएनए। अब ये डीएनए जो है ये इंसुलिन बनाता है। ये डीएनए है काम का। ये डीएनए जो है, अब क्योंकि ये पैंक्रियास का सेल है और पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, तो ये डीएनए इंसुलिन बनाता है। दैट इज द मेन थिंग। अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका ये डीएनए खराब होता है, वो इंसुलिन नहीं बन रहा होता। हम क्या करते हैं जी, हम ये डीएनए निकाल लेते हैं, पैंक्रियास का सेल लेते हैं और उसमें से ये वाला डीएनए जो इंसुलिन बनाता है ये निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया, ये टुकड़ा देंगे आप, छोटा सा निकाल लिया। अब हम लेते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का डीएनए है, क्लास में डीएनए। ये जो कोल्ड ड्रिंक दिख रही है आपको, ये बैक्टीरिया का डीएनए। आपने बैक्टीरिया का डीएनए लिया, उसका थोड़ा सा हिस्सा काट दिया और उस कटे हुए डीएनए के अंदर आपने ये ह्यूमन इंसुलिन वाला डीएनए लगा दिया। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जीन्स के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, डीएनए में इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो आपने ह्यूमन इंसुलिन का डीएनए जो था उसका एक छोटा सा पोर्शन दिया, बैक्टीरिया के डीएनए में आपने लगा दिया। और वो फिर आपने ये जो अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये डीएनए पूरा बैक्टीरिया का नहीं है, ये ज्यादातर बैक्टीरिया का डीएनए है, थोड़ा सा इंसुलिन वाला डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये हम दोबारा बैक्टीरिया में डाल देंगे। ये डाल दिया हमने। अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरिया को नहीं पता, लेकिन इस डीएनए, ये पूरा डीएनए बैक्टीरिया का नहीं है। इसमें से समझ लें आप 75% डीएनए जो है वो बैक्टीरिया का है और जो 25% है वो ह्यूमन इंसुलिन वाला डीएनए। अब क्या होगा? ये बहुत सारा, ये तो बैक्टीरिया ये तो अपने आप को फोटोकॉपी करता रहता है, बाइंडिंग फिशन, रिप्रोडक्शन। तो ये अपनी बाइंडिंग फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन करेगा और फिर ये एक बैक्टीरिया 50 बैक्टीरिया बन जाएगा। अब जब बाइंडिंग फिशन करेगा तो ये अपने डीएनए को भी कॉपी करता रहेगा, तो हर सेल के हर बैक्टीरिया के साथ उसका डीएनए भी कॉपी हो जाएगा। और यूं आप देखें, आपने एक इंसुलिन का छोटा सा पोर्शन लिया और कितने सारे इंसुलिन के पोर्शन बना लिए। अगर ये 100 बैक्टीरिया बन गए तो अब 100 के अंदर वो छोटे छोटे डीएनए के पोर्शन मौजूद है। ठीक है, अब वो आपके जो डीएनए था, जो आपने खाली एक टुकड़ा निकाला था, आपने एक बैक्टीरिया में डाला, अब उस एक बैक्टीरिया ने 100 कर लिए। अब 100 के 100 बैक्टीरिया में वो डीएनए का पोर्शन मौजूद है और डीएनए का वो पोर्शन उस बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो तो सेल के अंदर समझ रहा है ना, डीएनए की आंखें थोड़ी है, वो तो समझ रहा है मैं तो इंसुलिन सेल के अंदर हूँ और वो वहां पे बैठ के इंसुलिन बना रहा होगा। तो अब आपके ये जो 100 बैक्टीरिया हैं,
इनके अंदर ये देखे जहाँ मेरा माउस है, ये आ गया वो इंसुलिन वाला डीएनए, और ये उसने इंसुलिन बना रहा है बैठ के दबा के, क्योंकि ये तो समझ रहा है मैं पेंक्रियास के सेल के अंदर हूँ, तो ये इसने ये इंसुलिन बना ली। अब आप हर बैक्टीरिया में से इंसुलिन निकाल लेते हैं और आप उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बोतल में डाल दें। यूं हम ये क्या नाम है इंसुलिन हासिल कर। अब ये सारा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने जीन्स के अंदर इंजीनियरिंग की है, जीन्स के अंदर छेड़छाड़ की है, तो सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और इसको हम क्लोनिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया कॉपी हुआ है, या डीएनए कॉपी हुआ है ना। यहाँ एक डीएनए का सेगमेंट लिया था और आज देखा आपने कितने सारे डीएनए के सेगमेंट बना लिए बिल्कुल उसी जैसे। इसी तरह एक बैक्टीरिया था बहुत सारे, तो ये क्लोनिंग हो गया। तो यूं हम और ये आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि लेबोरेटरी में कर रहे हैं हम ये सारा काम। तो यूं देखें आप, आर्टिफिशियल क्लोनिंग के जरिए हम जेनेटिक मटेरियल्स को कॉपी करते हैं। ये आगे आर्टिफिशियल मटेरियल्स मैं आपको बताया था ना, आर्टिफिशियल क्लोनिंग के जरिए हम जेनेटिक मटेरियल को कॉपी कर रहे हैं। जो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, किस तरीके से आप जो हेरिडिटी डिजीज होती है उनका इलाज करते हैं, वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग है। जिस तरीके से आप ये दवाइयां बना रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं, और खाली इंसुलिन नहीं, हम बहुत सारे हार्मोन्स भी बना रहे हैं फिर इसी तरीके से, ये सारी आर्टिफिशियल क्लोनिंग आ जाएगी। इसी तरह अब ये तो जेनेटिक मटेरियल के लेवल पे था, अब हम जरा देखते हैं कि क्या हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग सेल के लेवल पे कर रहे हैं। जी हाँ, सेल के लेवल पे भी हम कर रहे हैं। हम लीवर सेल्स लेते हैं और उसकी लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेते हैं, तो काफी बड़ा लीवर का टिश्यू बन जाता है। अब अगर कोई खराब लीवर होता है, जिसका एक टिश्यू खराब होता है, तो हम सर्जरी के जरिए उसको हटाते हैं और उस सही टिश्यू को हम लगा देते हैं। हो रहा है अमेरिका के अंदर, बाहर मुल्कों के अंदर आर्टिफिशियल क्लोनिंग की सर्जरी होती है। बहुत से लोग होते हैं उनका लीवर जो है थोड़ा बहुत उसके टिश्यूज जो है वो डैमेज होते हैं। अब वो यही करते हैं, जैसे आपने जेनेटिक उसमें जेनेटिक जो थी, तो जब आपको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी बता रहा था, उसमें भी तो आप यही कर रहे थे ना, एक खराब सेगमेंट निकाल के डीएनए का सही लगा रहे थे। ये आप सेल के लेवल पे भी कर रहे हो, टिश्यू के ऑर्गन्स के लेवल पे भी कर रहे हो। खाल खराब हो जाती है, खाल सड़ जाती है, तो वहां से खाल हटाते, नई खाल लगा देते, प्लास्टिक सर्जरी जिसको आप कहते हो। देखा है ना हमने, प्लास्टिक सर्जरी होती है जी, एक इंसान का हाथ जल गया तो वहां की खाल खराब हो गई। अमेरिका के अंदर वहां जाते हैं तो क्या करते हैं जी, वो जली हुई खाल को निकाल देते हैं और नई खाल लगा देते हैं। लो जी, वो सही हो गया। अब ये नई खाल कहाँ से आई, लेबोरेटरी में उसकी आर्टिफिशियल क्लोनिंग की थी। खाल के सेल लिए थे, स्किन के सेल्स लिए थे, उनके बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली और फिर वो पूरा एक टिश्यू तैयार हो गया खाल का। ब्लड ब्लड सेल्स की हम इस तरह आर्टिफिशियल क्लोनिंग कर रहे हैं, ब्लड सेल ले रहे हैं, उनकी फोटो कॉपी तैयार कर रहे हैं, इस तरह हम क्लोनिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म के लेवल पर आए तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, सेल के लेवल पर हम चल रहे हैं, टिश्यूज के लेवल पे भी हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग कर रहे हैं, ऑर्गन्स के लेवल पे भी कर रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स पे आए तो अब तक हमने सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ट्रॉली नाम की एक शिप। किस तरीके से तैयार की गई थी कि ये एक फीमेल सेल लिया गया था, ये फीमेल गैमेट है, जहाँ मेरा माउस है ना, ये फीमेल गैमेट है, इसमें से इसका न्यूक्लियस निकाल दिया था। ठीक है, न्यूक्लियस निकाल दिया, और फिर जिस न्यूक्लियस को आपने, यानी कि जो अच्छा न्यूक्लियस था, ये मैं आपको समझ लें, ये है तो नहीं, प्रोसीजर तो नहीं हो रहा अभी करंट में, लेकिन ये इस पे वर्किंग चल रही है, थ्योरेटिकल है, ये किया जा सकता है कि एक परफेक्ट इंसान कैसे बनाए। जैसे बिल्कुल परफेक्ट इंसान, जिसकी आंखें नीली हो, जिसकी आंखें नीली हो, अच्छी हो, बाल सिल्की हो, ऐसे शख्स को हम कैसे तैयार करें क्लोनिंग के जरिए। हम एक फीमेल गैमेट लें, ये रहा फीमेल गैमेट, और उसका न्यूक्लियस निकालते हैं, ये बगैर न्यूक्लियस का फीमेल गैमेट है। अब हम एक ऐसे शख्स का न्यूक्लियस, एक ऐसे शख्स का सेल लें जिसकी आंखें नीली हो, बिल्कुल परफेक्ट शख्स हो, जिसकी आप फोटोकॉपी बनाना चाह रहे हो, जिसको आप चाह रहे हो कि ये बिल्कुल इस जैसे, यानी उमेर आप चाह रहे हो कि उमेर जैसा बन जाए, तो आप मेरा सेल लें और मेरे सेल का न्यूक्लियस निकाल लें। अब मेरे न्यूक्लियस के अंदर मेरी तमाम मालूमात है, मेरी आंखों का कलर, बालों का कलर, पूरा मेरा न्यूक्लियस आपने निकाला और इस फीमेल सेल में डाल दिया। अब ये जो फीमेल गैमेट में डाला, तो अब ये जो फीमेल गैमेट है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेरा है, मेरी एग्जैक्ट न्यूक्लियस की कॉपी गई है। अब आप इसको फर्टिलाइज कराएं, यानी इसके साथ मेल गैमेट्स को मिलाएं, आप फर्टिलाइजेशन करें, या इसको लेबोरेटरी के अंदर इसको जो है सेल डिवीजन कराते हैं, इसकी फोटो कॉपी तैयार कराएं, तो अब जो ऑर्गेनिज्म तैयार होगा वो मेरी लूका लाइक होगा, वो बिल्कुल मेरी जैसी फोटो कॉपी होगा। ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग हो गई। क्लोनिंग क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट मैं बनूँ। और आर्टिफिशियल क्यों कह रहा हूँ, लेबोरेटरी में तैयार की गई। इसमें अभी बहुत सारी रुकावटें हैं, ये नहीं कर रहा है, इस पर पाबंदियां भी लगी हुई है इस प्रोसीजर पे, क्योंकि ये गैर इखलाकी भी है, नुकसानदेह भी है। अमेरिका जैसे अगर आपने 10 सदर बना लिए तो हो गया काम अमेरिका का। लेकिन ये क्लोनिंग है, बहरहाल थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, कर भी रहे हैं लोग कुछ खाने अंदर खाने। इसी तरीके से आपने वो शिप बनाई थी, डॉली शिप आपने इसी तरीके से बनाई थी। एक शिप का फीमेल गैमेट लिया
और उसके अंदर आपने एक परफेक्ट जो आप कह लें शिप का, भेड़, उर्दू में भेड़ कहते हैं, परफेक्ट जो भेड़ थी उसका न्यूक्लियस लिया और फीमेल गैमेट में डाल दिया। अब आपने उसको ग्रोथ करा दी और उससे जो है वो डॉली शिप बनी। तो ये अभी नेचुरल क्लोनिंग या आर्टिफिशियल क्लोनिंग है। इस पे 2-3 इशू आते हैं। पहला इशू ये आता है कि वो जो डॉली थी, वो जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं ना, फिर उनकी लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होता। डॉली भी शायद 1-2 साल बाद मर गया था, उसका लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होता। ये जो ऐसे क्लोन तैयार कर रहे हैं उसका लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होता। दूसरा, वो इनफर्टाइल होता है, यानी कि वो सेक्सुअली औलादे पैदा नहीं कर सकता, इनफर्टाइल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो डुप्लीकेट न्यूक्लियस रहेगा, गलत न्यूक्लियस रहेगा। तो ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग थी। ठीक है, हमने क्लोनिंग को बहुत अच्छे डिटेल के अंदर समझ लिया। कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा यहाँ। अब आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 को अगर हम थोड़ा सा समराइज करें कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, तो ये देखें। तो चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपने पढ़ा बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपने बायोलॉजी की ब्रांचेस देखी। मैंने आपको बताया बायोलॉजी में शुरू में 3 फंडामेंटल ब्रांचेस होती हैं, zoology, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। zoology में आप एनिमल्स पढ़ते हो, बॉटनी में आप प्लांट्स पढ़ते हो, माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और कुछ आपने 9th की ब्रांचेस थी वो रिवाइज करी थी, कुछ आपकी इंटर के अंदर नई ब्रांचेस आई थी, आपको वो बताई। फिर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाया था कि दुनिया में कोई भी चीज बनी हुई होती है वो लेवल्स में बनी हुई होती है। सबसे पहले होता है बेसिक चीज, फिर उसके बाद अगला लेवल हायर होता है, फिर उससे बड़ा लेवल होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको आप कहते हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल पिछले लेवल से बड़ा होता है, और हर लेवल कैसे मिलता है आपको, आप पिछले लेवल की चीजों को मिला दें। आपने एक दाल है, आपने बहुत सारी दाल बनाई, एक अगला लेवल हो गया, ऐसे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी थी कि जानदारों में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं, एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे सेल के ऑर्गेनल्स बनते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह। तो ये तमाम ऑर्गेनल्स मिलते हैं तो सेल बन जाता है, सेल मिलता है तो टिश्यू बन जाता है, टिश्यू मिलता है तो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो फिर स्पीशीज होती है, स्पीशीज बनती है तो फिर पॉपुलेशन होती है, फिर मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलती है तो कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी के साथ अगर आप नॉन लिविंग थिंग डाल दो तो इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट लेवल जो आखिरी लेवल होता है उसको आप कहते हो बायोस्फीयर। तो ये भी, इसका भी एक लेक्चर आपके ग्रुप में पढ़ा हुआ है, चाहे तो देख लिएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हमने पढ़ा था 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जहां मैंने आपको 2 किंगडम से स्टार्ट किया था कि जिस सबसे पहले कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम बनाए हुए थे। उसके बाद फिर विटिक क्या एतराजात हुए थे उन 2 किंगडम्स पे, फिर विटिकर आया, उसने 5 किंगडम्स बनाए, फिर विटिकर पे क्या एतराजात उठे, फिर मार्गलस और शिवर्ट्स आए, उन्होंने उन 5 किंगडम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और आज की डेट में हम मार्गलस और शिवर्ट्स के जो 5 किंगडम्स हैं उनको मानते हैं। तो ये 5 किंगडम्स आपने पढ़े थे। इसी किंगडम्स के टॉपिक में मूड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ सेल और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आया था। 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं मूड न्यूट्रिशन के एतबार से, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप खुद खाना तैयार करते हैं, हेटरोट्रॉप बाहर से खाना लेते हैं। टाइप ऑफ सेल्स बताया था आपको, प्रोकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट ऐसे सेल्स को कहते हो जिसमें न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा होता, और यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स को कहते हैं जिसमें आपको न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है। और भी फर्क है, वो सारे आपको उस क्लास में बताए थे, इसका भी लेक्चर मौजूद है, ग्रुप में देख लिएगा। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हमने पढ़ा, एक सेल वाले या बहुत सारे सेल वाले, और आखिर में हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के फवाइद। इसके अलावा एक और टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, बायोलॉजिकल मेथड। वो इतना काम का नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट 9th वाला है। 9th में भी आपने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा है, वो बिल्कुल यही चीज़ है, ना पेपर में आती है ना वो याद करने वाली चीज़ है, और वो समझनी है तो वो 9 वाली ही होती है। तो अगर आपको वो कभी समझना हो तो मुझे बता देगा, किसी दिन क्लास में तो समझा दूंगा। वैसे वो यूजलेस टॉपिक है, वो टॉपिक आता नहीं है, उसको बेकार है समझना। फिर भी मैं आपको छूट देता हूँ कि अगर आपको समझना हो बायोलॉजिकल मेथड क्या है तो मुझे आप बता देगा, मैं आपको बायोलॉजिकल मेथड समझा दूंगा। और अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मेरे पास बायोलॉजिकल मेथड का वीडियो बनाया हुआ मैंने, मेरे पास वो पढ़ा हुआ है। आप बोले तो मैं आपको वो ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको उस वीडियो के जरिए बस आसानी समझ में आ जाएगा कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। वो असल में 9th क्लास के लिए बनाई थी, तो वो वाली वीडियो है। तो ये हमारे पास पहले चैप्टर के टॉपिक्स थे। आपको पहले चैप्टर के मैंने नोट सेंड कर दिया। अब आपको इस चैप्टर में से याद क्या क्या करना है पेपर्स के एतबार से। पहली बात तो समझ आपने सब कुछ लिया। पेपर में कोई रीजनिंग नॉन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाए आप उसको टैकल कर सकते हो क्योंकि आपने समझ लिया। याद करने के लिए आपके पास ब्रांचेस होंगी, जो आपकी इंटर के अंदर नई ब्रांचेस आई है।
जैसे कि मेराइन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल, ये इनको याद करना है। फर्स्ट ईयर की ब्रांचेस जितने भी है बायोलॉजी की उनको याद कर लिएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाजमी याद करिएगा, तमाम लेवल्स आपको याद होने चाहिए, सब अटॉमिक से शुरू करके बायोस्फीयर तक तमाम जो लेवल्स हैं सब याद करें आप उनको। ना सिर्फ उन लेवल्स को याद करें, उनकी प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी याद करिएगा। उस नोट्स में ये पूरा टॉपिक है, उधर से याद कर लें आप। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये भी आपको याद करना होता है, 5 किंगडम्स आपको बिट्टी करके भी याद करना है और मार्गलस सीवर्ट्स के भी याद करना है। ये टॉपिक आगे भी एक चैप्टर में आएगा, आप चाहें तो वहां पे याद कर लिएगा, आप चाहें तो यहाँ पे याद कर लीजिए। ये चैप्टर ड्यूल है, 2 चैप्टर में आता है, तो दोनों चैप्टर में से जिधर से भी याद करना चाहें आप कर लें, लेकिन करना जरूरी है, ये भी सवाल आता है पेपर में। और फिर आपको आखिर में ये याद करना है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो याद करने वाले टॉपिक्स कौन कौन से? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी वाली एप्लीकेशन किस तरीके से याद करेंगे? आपने जो एप्लीकेशंस पढ़ी है जैसे इन मेडिसिन, आप वो सारी याद कर लिएगा, यानी कि रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी और वो एंटीबायोटिक्स, वो सारी याद कर लिएगा। हाइड्रोपोनिक्स को याद करिएगा, बिल्कुल अलग सवाल बना हुआ होगा हाइड्रोपोनिक्स का, उसको अलग सवाल करके याद करिएगा क्योंकि अलग से आता है वो हाइड्रोपोनिक्स। इसी तरह क्लोनिंग याद करिएगा, उसका भी एक अलग से सवाल बना के दिया है मैंने और अलग से ही आता है ये। मैंने तो फिलहाल आपको हाइड्रोपोनिक्स और क्लोनिंग एप्लीकेशन में पढ़ाया है, लेकिन ये एप्लीकेशन में नहीं, अलग से आ जाता है डिफाइंड हाइड्रोपोनिक्स या डिफाइंड क्लोनिंग। तो हाइड्रोपोनिक्स और क्लोनिक्स को एक अलग सवाल समझ के अलग तरीके से याद करिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी में आपको वही कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स और वो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये वाले टॉपिक्स याद कर लो। तो आप चाहें तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी के बाद नीचे लिख सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स, उसके नीचे लिख दिएगा क्लोनिक, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक होंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी से हटके होंगे। तो ये आपको कुछ टॉपिक्स याद करने होंगे। पहला चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो गया, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कोई सवाल हो तो आप तो पूछ सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास के अंदर अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 2 में कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो पेपर में से उसमें से लाजमी आता है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपको लाजमी याद करना होगा, उनमें से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक लाजमी आता है। ठीक है, तो अब अगर आप